सो आ जाओ यारो, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और आप सभी को एक चीज़ बता दी थी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। जब कभी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटेंट को वाइल डूइंग एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या वाइल प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट या वाइल पासिंग द जर्नल एंट्री या आसान भाषा में अकाउंटिंग करते वक्त ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हो तो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपली गलत हो जाएगा। सो अकाउंटेंट के बैक ऑफ द माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होने चाहिए। अकाउंटेंट के बैक ऑफ द माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट फॉलो होने चाहिए जब भी वो अकाउंटिंग करेगा तब। ये बात समझ आई? पक्का? डन। चलो आगे। सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था बेटा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है ए अकाउंटेंट सुन, while doing an accounting treatment you have to record only those transactions which you can measure in money or money's worth. yes or no? आपने वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो। जिस ट्रांजेक्शन को आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। जिस ट्रांजेक्शन को आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते आप उससे रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। ये बात समझ आई आप सभी को? पक्की बात? डन। चलो बेटा आगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग सेंटिमेंट्स, लव, अफेक्शन, वॉर, इन सारी चीज़ों का अकाउंटिंग नहीं करते, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम लोग मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट का कहना था, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू देख, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? हे अकाउंटेंट सुन, हे अकाउंटेंट सुन, हे अकाउंटेंट सुन। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? हे अकाउंटेंट सुन। वैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा ना तब तूने ये सोचना है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है और तू अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा? ओनर के कि बिजनेस के? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? इसीलिए ओनर की पर्सनल इनकम का अकाउंटिंग बिजनेस के बुक्स में नहीं होता। ओनर के पर्सनल खर्चों का अकाउंटिंग बिजनेस के बुक्स में नहीं होता। ओनर की पर्सनल असेट और ओनर की पर्सनल लायबिलिटी बिजनेस के बुक्स में नहीं आती है। क्लियर? क्यों नहीं आती है? जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो आगे। उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पहले दो कॉन्सेप्ट देख लिए जिसका नाम था मनी मेजरमेंट एंड बिजनेस एंटिटी। थर्ड कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट को गाइड करते हैं। अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करते वक्त अपने बैक ऑफ द माइंड में सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, उसके बगैर आपका अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट का मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बताऊंगा आपको। थ्योरेटिकल ही है लेकिन प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोचना है कि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है। बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा। अगर ये सारी बातें आप सोच के अकाउंटिंग कर रहे हो मतलब आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो किया। उसके बाद मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का क्या कहना है बेटा? एनीबॉडी? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का क्या कहना है फटाफट से? हाँ, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है रिकॉर्ड ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शंस एंड इग्नोर इमटेरियल ट्रांजेक्शंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने राह चलते भिखारी को 1 रुपया डोनेट कर दिया, मैं उसका अकाउंटिंग नहीं करूँगा, इमटेरियल है। मैंने तिरुपति संस्थान में मंदिर मस्जिद चर्च में 5,000 रुपये डोनेट किए, मैं अकाउंटिंग करूँगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ अकाउंटिंग नहीं करूँगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1 रुपया, नो। लेकिन मैंने मंदिर मस्जिद चर्च में फॉर एग्जांपल कहीं 5,000 दी या किसी इंसान को 5,000 रुपये डोनेट कर दिए तो उसका अकाउंटिंग करूँगा। क्यों? मटेरियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करो, इमटेरियल है तो इग्नोर कर सकते हो। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से स्टेपलर कैलकुलेटर भले असेट है
लेकिन कभी भी बैलेंस शीट में दिखाते नहीं। अब आपका सवाल, सर बैलेंस शीट मतलब क्या? मेरा जवाब आगे टॉपिक में आएगा, चिंता मत करना। ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। इसमें के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे के टॉपिक में भी आएंगे, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बरोबर है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आगे के सारे टॉपिक में बताऊंगा, अभी आपने अच्छे से ध्यान देना है। देन कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था। कंसिस्टेंसी क्या है बेटा? अच्छे से ध्यान देना। फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी which you have followed in previous year। फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने पिछले साल जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया था, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो करना है। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो करना है जो आपने पिछले साल फॉलो किया था। अगर आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो मतलब आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो मतलब आप कंसिस्टेंट हो। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? नो। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल अभी नहीं बताऊंगा, है ना, सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये आगे आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आगे एक डिप्रिसिएशन टॉपिक आएगा। सो डिप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर हम देखेंगे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है। उसके बाद आगे 12th में जब आप जाओगे तब वैल्यूएशन भी आएगा पार्टनरशिप टॉपिक के अंदर में। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, आपकी पॉलिसी क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी का आसान भाषा में मतलब बता रहा हूँ, सुनना, गावरान भाषा में। जब कभी भी किसी एक ही चीज़ को हासिल करने के बहुत सारे रास्ते हैं तो हर रास्ते को हम लोग बोलते हैं पॉलिसी। उसमें से आपकी कौन सी पॉलिसी थी ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, बरोबर है। जब कभी भी किसी एक ही चीज़ को हासिल करने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, बरोबर है, तो उन हर रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिसीज। उसमें से आपकी कौन सी पॉलिसी है ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसमें से आपकी कौन सी पॉलिसी है ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? सो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी पॉलिसीज होती है। अब वो पॉलिसी के एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, अभी अगर बोल भी दिया तो आपको समझेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बट इसमें से एक भी चीज़ आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने सुनी नहीं। इसीलिए मैंने आपको आसान भाषा में क्या बताया, किसी एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए जो एक से ज़्यादा रास्ते हैं, है ना। जैसे मेरिट आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ग्रुप में पढ़ो, अकेले भी पढ़ के आ सकते हैं, रात में पढ़ के भी मेरिट आ सकते हैं, दिन में पढ़ के भी मेरिट आ सकते हैं, सुबह पढ़ के भी मेरिट आ सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं मेरिट आने के, उसमें से आपकी क्या पॉलिसी थी, समझ में? तो वैसे अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में भी काफ़ी बार कोई पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट देने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो उसमें से आपकी क्या पॉलिसी है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? बट ये आगे आएगा, पॉलिसी के बारे में अभी चिंता मत करना। अभी बस इतना ही ध्यान रखना कि पिछले पीरियड में जो पॉलिसी फॉलो किया था सेम पॉलिसी आपको इस पीरियड में फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब आप कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हो। क्लियर? पॉलिसी आगे आने वाली है तब देखेंगे। चलो आगे, पक्का? डन 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 डन। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते आगे। बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। देखो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहना है इसका? कॉस्ट कंसेप्ट बड़ा प्यारा है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, प्लीज ध्यान दो बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है आ जाओ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, ध्यान देना, कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे किसी असेट की तो आप उस असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? जितना आपके जेब से कॉस्ट लगा उस वैल्यू पे, ना कि उससे ज़्यादा ना उससे कम।
सर समझाने, मान लो ये एक मैंने असेट खरीदा, ये मैंने एक असेट खरीदा, ये असेट मैंने खरीदा 70,000 रुपये का, मेरे जेब से कॉस्ट कितनी लगी 70,000। तो हे अकाउंटेंट सुन, चुपचाप से इसकी अकाउंटिंग 70,000 पे कर, चुपचाप से इसकी एंट्री 70,000 की मार, बरोबर है। मान लो अब ये असेट खरीदा 70,000 का, खरीदते ही इसकी वैल्यू हो गई 75,000। मैंने खरीदा कितने में 70, खरीदने के बाद वैल्यू हो गई 75,000। बोलो मेरे लिए कॉस्ट कितनी है, 70,000 या 75,000, बताओ जल्दी से। 70,000। तो मैं किस पे अकाउंटिंग करूंगा, 70,000 पे। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है ए अकाउंटेंट सुन, तेरे जेब से जितनी कॉस्ट लगी तो उतने वैल्यू पे अकाउंटिंग कर, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्लियर, पक्की बात, डन। ये समझ में आया सभी को, बरोबर है। यहाँ पे एक बच्चे ने बोला जितने प्राइस में लिया उस प्राइस पे अकाउंटिंग कर लो, उसकी करंट वैल्यू ना कि प्रीवियस वैल्यू। चलो, ये बोलने से ज़्यादा अच्छा मैं ऐसा बोलूँगा, ये आगे जाके आपको आएगा, भाई साहब ने थोड़ा सा टेक्निकल लिख दिया। मेरा बोलना है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदोगे तो आपने आपके जेब से जितना कॉस्ट दिया उसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एक्वाजिशन कॉस्ट, उसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एक्वाजिशन कॉस्ट। सो यू हैव टू रिकॉर्ड एसेट्स, असेट्स को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एट इट्स एक्वाजिशन कॉस्ट, एट इट्स एक्वाजिशन कॉस्ट। क्लियर, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो। जो भी आपने आपके जेब से उस असेट के लिए पे किया, असेट को बिजनेस में लेकर आने तक जो भी आपने आपके जेब से कॉस्ट लगाई, उस कॉस्ट पे अकाउंटिंग करो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आप ऐसा कर रहे हो मतलब आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो। क्लियर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट, इसी का एक और नाम क्या है, हिस्टोरिक कॉस्ट। आपने आपके जेब से जितना दिया था या फिर जितना आपने देने का वादा किया था। अब कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है ना, सर मान लो ये 70,000 का फ़ोन आपने उधारी में लाया, तो आपकी जेब से पैसे कितने गए अभी, 0। तो क्या 0 पे लिखेंगे क्या, नो। आपके जेब से कॉस्ट 70,000 लग गई, वो अलग बात है, आपने अभी दिया नहीं, आप पे करोगे फ्यूचर में। या तो आपने पे कर दिया या तो आपने पे करने का वादा किया, यस और नो। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। आसान भाषा में, हे अकाउंटेंट सुन, जितने में तूने एसेट के लिए पैसा पे किया, एक्विजिशन कॉस्ट पे किया, एक्विजिशन यानी लेना, उस कॉस्ट पे अकाउंटिंग करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये बात समझ आई सभी को, एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट है प्लीज़ एक बार पूछो बेटा। डन, चलो आगे, वेरी गुड। चलो, कॉस्ट कंसेप्ट के बाद यहाँ पे लिखो अक्रूवल। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का कहना है रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन, जैसे ही, सच इनकम और एक्सपेंसेस वर ड्यू, लागू हो जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल कैश रिसीट और पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है बताता हूँ, ध्यान देना। आपने इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना है। सब लोग साथ में बेटा, अपने होने का एहसास दो, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं। हेलो, हाँ, और कौन कौन बच्चे हैं?
यस नो, मार पकड़ के एक एक को। चलो पहले कौन कौन बच्चे अवेलेबल है, जल्दी जल्दी से अंगूठा दिखाओ। नालायको अंगूठा दिखाओ, पापियो। चलो ठीक है, जो बच्चों का अंगूठा नहीं आया उन बच्चों को मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जो बच्चों का अंगूठा नहीं आया इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिक। स्वयं का आ गया, अश्विनी का आ गया, रुचा, सार्थक, ठीक है। राम को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, नील कमल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, इनका अंगूठा ही नहीं आया। अब क्या फायदा है इतने लेट से। चलो ग्रेट, आ जाओ। चलो ठीक है, आ जाओ। सो प्लीज कीप सच सेशन इंटरएक्टिव और टू वे कम्युनिकेशन रखो, ठीक है। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, तो आपने इनकम का अकाउंटिंग करना है। जैसे ही इनकम ड्यू हो गया, लागू हो गया। सर मतलब मैंने बाहुबली को माल बेचा, 100 रुपये का पैसा आ गया, अकाउंटिंग कर लूँ? हाँ। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बाहुबली को माल बेचा, 100 रुपये का उधारी में, पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, पैसा आने वाला है। इनकम मैंने कमा लिया, हाँ, पैसा आ गया ना, उधारी में माल बेचा, पैसा नहीं आया, लेकिन कमाई हो गई क्या? हाँ, कमाई हो गई। बाहुबली के ऊपर पैसा लागू हो गया, बाहुबली के ऊपर पैसा ड्यू हो गया, अकाउंटिंग कर दो। मेरी इनकम ड्यू हो गई, बाहुबली के लिए खर्चा ड्यू हो गया, मेरी इनकम ड्यू हो गई, मिलने वाला है फ्यूचर में। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, इनकम एक्चुअल में मिलो चाहे ना मिलो, इनकम का अकाउंटिंग कर लो। जैसे ही इनकम ड्यू हो गई, जैसे ही इनकम ड्यू हो गई, जैसे ही इनकम अक्रू हो गई, जैसे ही इनकम लागू हो गई। So you have to account for the income and expense as and when such income or expenses were due, irrespective of actual receipt of income, irrespective of actual payment of income। बरोबर है। मंथ एंड हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी ड्यू हो गया, जैसे ही महीना खत्म हो गया मेरे ऊपर सैलरी ड्यू हो गया। अब अगर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो मंथ एंड खत्म होने के 10 दिन बाद सैलरी देती है। सैलरी कब देना चाहिए था? मंथ एंड होते ही। सैलरी ड्यू हो गई, सैलरी लागू हो गई, बरोबर है, तो मंथ एंड में ही अकाउंटिंग कर लो सैलरी का। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, महीना खत्म हो गया, सैलरी ड्यू हो गई, अकाउंटिंग तो कर लेते मंथ एंड पे करते समझ लो 10 दिन बाद। यस और ये बात समझ आई? सो हम लोग यहां पे अकाउंटिंग करेंगे ड्यू बेसिस पे, ना कि पेमेंट बेसिस पे। सो इनकम ड्यू हो गया, फिर भले ही मिलो चाहे ना मिलो अकाउंटिंग कर लो। एक्सपेंस ड्यू हो गया, फिर भले ही पे किया हो ना पे किया हो अकाउंटिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड में सैलरी ड्यू हो गई, मंथ एंड में एंट्री पास कर लो। सर अगर लेकिन सैलरी पे ही नहीं किया तो फिर ऐसी एंट्री पास करो, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा बढ़ गया। टू, पे नहीं किया मतलब पे करना बाकी है, मतलब टू सैलरी पेएबल। सो सैलरी टू सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो। सर सैलरी पे कर दिया तो सैलरी टू कैश और बैंक, सैलरी पे कर दिया सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। सर सैलरी पे करना बाकी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। ये बात समझ आई सभी को? एनीबॉडी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा एक बार। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपने इनकम का अकाउंटिंग करना है जैसे ही वो इनकम अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, लागू हो गया। इनकम के एक्चुअल मिलने की राह मत देखो या एक्सपेंस के एक्चुअल पेमेंट की राह मत देखो। जैसे ही कोई इनकम अक्रू हो गया, लागू हो गया, आपने उसका अकाउंटिंग कर देना है। इनकम के मिलने की या एक्सपेंस के एक्चुअल पेमेंट की राह नहीं देखना है। एग्जाम्पल लिख करके दे रहा हूँ, लिखो बेटा एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 तारीख है, ये 30 तारीख है। एम्प्लॉय ने बेचारा मंथ एंड तक काम किया, 30 तारीख को सैलरी ड्यू हो गई। अब मान लो
सैलरी का पे किया है हमने नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को, बरोबर है। पेमेंट कब किया? नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को। एक्चुअल पेमेंट कब हुआ? नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को। सैलरी ड्यू कब हुआ? 30 को, बरोबर ना। एम्प्लॉय ने 1 महीना काम कर लिया, उसका सैलरी ड्यू हो जाता है, उसका हक है बेटा, बरोबर है। लेकिन पेमेंट किया आपको समझाने के लिए नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को। बोलो सैलरी का एंट्री कब आएगा? 30 तारीख को ही आ जाएगा, ड्यू बेसिस पे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जिस दिन सैलरी अक्रू हो गया, ड्यू हो गया, एंट्री कर लो। सो यहाँ पे एंट्री पास करूँगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अगर अब इस दिन पे नहीं किया तो टू सैलरी पेएबल, लाइबिलिटी है ना, पेएबल यानी लाइबिलिटी। सैलरी पेएबल मतलब सैलरी देना बाकी, सैलरी पेएबल मतलब सैलरी देना बाकी, देना बाकी मतलब लाइबिलिटी, जो भी अमाउंट रहेगा। और मान लो अब मैं पे कर रहा हूँ 10 तारीख को, तो 10 तारीख को क्या एंट्री रहेगा? अब लाइबिलिटी थी, अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस खत्म होती है तो डेबिट करो। सो सैलरी पेएबल अकाउंट डेबिट तो कैश और बैंक, जैसे भी पे किया होगा, कैश दिया होगा तो कैश, चेक दिया होगा तो टू बैंक। बताओ सैलरी का एंट्री मैंने कब किया? अक्रूवल के हिसाब से सैलरी नाम के खर्चे का एंट्री मैंने कर दिया जिस दिन सैलरी ड्यू हुई। वो अलग बात है, पेमेंट किया बाद में, वो अलग बात है, पेमेंट किया बाद में। लेकिन मैंने अकाउंटिंग कैसे किया? मैंने अकाउंटिंग कैसे किया? ड्यू बेसिस पे। ऐसा किसने बोला? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने, बरोबर है। दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बाहुबली को माल बेच दिया, बाहुबली को मैंने माल बेच दिया, ये माल बेचा, बाहुबली पैसा आज नहीं है, बाहु बोला आज पैसा नहीं है, मतलब ठीक है बाहु, कोई चिंता वाली बात नहीं, पैसा 15 दिन बाद देगा। लेकिन बोलो अब माल मैंने आज बेचा, पैसा 15 दिन बाद आएगा, तो 15 दिन बाद एंट्री करूँ कि आज कर लूँ? आज ही, क्योंकि मेरी कमाई हो गई। वो अलग बात है, पैसा मिलेगा कब? 15 दिन बाद, लेकिन कमाई हो गई। हाँ, पैसा कब मिलेगा? 15 दिन बाद, लेकिन कमाई हो गई। हाँ, इनकम कमा लिया, ड्यू हो गया, इनकम ड्यू हो गया, इनकम मिलने वाला है, इनकम ड्यू हो गया, तो ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर लो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कौन बोल रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ऐसा कौन बोल रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। चलो आगे, क्लियर है, पक्का। चल, सो ये था आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, you have to record the income and expenses as and when such income were due or such expenses were due irrespective of actual receipt of income, है ना, irrespective of actual payment of expense। फिर भले इनकम मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, जैसे ही इनकम, जैसे ही एक्सपेंस अक्रू हो जाएंगे, ड्यू हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, तो अकाउंटिंग कर लेना। ये सारे कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा इसी सब्जेक्ट में, सारे टॉपिक में आएगा आगे। क्लियर? सो अभी 10% भी समझे कॉन्सेप्ट तो भी ओके, चिंता मत करना। डन। चलो आगे। सर वो आगे के जो टॉपिक में आएगा वो अभी बता सकते हैं क्या? ना, हैंग हो जाएगा दिमाग, ठीक है, आएगा आगे। पहले टॉपिक में महाराष्ट्र बोर्ड ने भी नहीं दिया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आगे आएगा। डन। चलो आगे, पक्का, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है सबको? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्क्रीन ब्लर दिख रही है और सिर्फ उसी बच्चे को अगर दिख रही है, तो आप लोगों के इंटरनेट का इशू है ना। तो ऐसी जगह जाके बैठो जहाँ पे इंटरनेट है। नहीं तो मैं एक बात बता रहा हूँ ना, टावर पे चढ़ के भी बैठ सकते हो आप लोग, मोबाइल टावर होता है ना, मजाक कर रहा था, ठीक है। सो जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ पे अच्छे से जा कर के बैठे बैठे यार आ जाएगा, है ना। हाँ, अगर सभी का स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो मेरी तरफ से इशू है, सभी का स्क्रीन ब्लर नहीं होगा। अगर स्क्रीन ब्लर हुआ तो मेरे पास एक डिवाइस लगाया हुआ है, उसमें इंटरनेट अगर फ्लक्चुएट हुआ तो डाउन हो जाता है ना। तो इधर तो सब कुछ क्लियर है, चेक करना एक बार, क्लियर है क्या? डन। रुणाल, चलो ओके, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ। 8 नंबर का, 8 नंबर कॉन्सेप्ट ध्यान दो, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है।
रेवेन्यू मैचिंग, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना है? ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, हे अकाउंटेंट सुन। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है, प्लीज ध्यान देना बेटा, तब तूने ये सोच के अकाउंटिंग करना है कि एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू। सर कुछ नहीं समझा, मैं बताता ना, मतलब इस पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट, रेवेन्यू यानी कुछ अगर बोला नहीं है, रेवेन्यू का मतलब अगर कुछ बोला नहीं है तो इनकम, रेवेन्यू का मतलब अगर कुछ अलग से बोला नहीं है तो क्या है? इनकम। सो इस पीरियड की इनकम के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे माइनस होने चाहिए। जैसे आपके पापा ने जनवरी मंथ में सैलरी कमाई, तो जनवरी मंथ की सैलरी जो आती है, जनवरी मंथ के अंदर में जो सैलरी आई, उससे जनवरी मंथ के खर्चे निकल जाते। ऐसा कभी होता है क्या? जनवरी मंथ की सैलरी में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारे महीने निकालने हैं? नो, जनवरी की सैलरी में जनवरी के खर्चे, फरवरी। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैचिंग मैचिंग। छोड़ सर, नहीं हम तो जनवरी की सैलरी 3 महीने चलाते हैं, बहुत सैलरी पापा को, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था मैं। यस और नो? सो एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। सर मतलब मान लो अभी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं साल 2018-19 का। सर अभी 18-19 क्या है बेटा? अकाउंटिंग ईयर या इनकम टैक्स ईयर। जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स भरना पड़ता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट का जो ईयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, है ना? या फिर टैक्स डिपार्टमेंट इनकम कौन से साल का लेता है ना? प्लीज़ ध्यान देना बेटा। मान लो अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2022, ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है इनकम टैक्स के हिसाब से, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है इनकम टैक्स के हिसाब से। और काफ़ी लोग अकाउंटिंग भी इसी हिसाब से करते हैं ताकि इनकम टैक्स का और हमारा अकाउंटिंग ईयर मैच हो जाए, वरना बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर कुछ अलग से बोला नहीं है, समझ लो साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, तो ख़त्म कब होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। सो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो इसको बोलते हैं 22-23, बरोबर। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो इसको बोलेंगे 23-24। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, तो इसको बोलेंगे 15-16। क्लियर है? मान लो अब अकाउंटिंग चल रही है 21-22 की, मान लो अकाउंटिंग चल रही है 21-22 की, 21-22 की अकाउंटिंग चल रही है, मतलब प्लीज़ ध्यान दे दो, मान लो करंट ईयर है, आपको समझाने के लिए 21-22, 21-22 का मतलब होता है 1/4/2021 को साल शुरू हुआ और 31 मार्च 2022 को साल ख़त्म हो रहा है। तो इस पीरियड में आपकी जो भी इनकम है उस इनकम के अगेंस्ट में इसी पीरियड के खर्चे आने चाहिए, ना फ्यूचर के ना पास्ट के। सो एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द इनकम ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। अब मैच का मतलब ये नहीं है इनकम 100 रुपये की है तो खर्चा भी 100 रुपये होना ही चाहिए, इसको मैचिंग मैचिंग नहीं बोलते। मैचिंग मैचिंग किसको बोलते हैं? देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने माल खरीदा, 10 क्वांटिटी खरीदा आपने, और एक क्वांटिटी है 5 रुपये का, तो आपका खर्चा कितना हुआ? 50 रुपये। आपका खर्चा कितना हुआ? 50 रुपये। 10 क्वांटिटी खरीदा, बराबर है। और आपने माल बेचा कितना? आपने माल बेचा कितना? आपने माल बेचा कितना? ये खरीदा था ना, आपने माल बेचा कितना? 8 क्वांटिटी। कितने में बेचा समझ लो? 100 रुपये के हिसाब से 800 रुपये, बराबर है। अब यहाँ पे मैचिंग मतलब ये अमाउंट मैच नहीं करना है, अमाउंट मैच नहीं करना है। मैचिंग मतलब इनकम, रेवेन्यू कितने क्वांटिटी का है? रेवेन्यू है 8 क्वांटिटी का, तो खर्चा भी कितने क्वांटिटी का आना चाहिए था? खर्चा भी आना चाहिए था 8 क्वांटिटी का, बट खर्चा कितने क्वांटिटी का दिख रहा है? 10। गलत हो गया, खर्चा तो 10 का दिख रहा है। चलो 2 क्वांटिटी कम कर दो, सो 2 क्वांटिटी का खर्चा कम कर दो, कितना आया? 10 रुपये। सो अब खर्चा दिख रहा है 40,
क्वांटिटी कितनी हो गई 8। सो 8 क्वांटिटी का खर्चा, 8 क्वांटिटी का खर्चा, 8 की इनकम। सो इनकम अगर 8 क्वांटिटी का दिख रहा है तो खर्चा भी 8 का ही दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्प्रेड में से 2 क्वांटिटी का खर्चा कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं आगे देखेंगे, चिंता मत करना। कॉन्सेप्ट का क्या कहना है पहले वो कहना समझो, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे बाद में देखते बैठेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस स्प्रेड में 8 क्वांटिटी बिकी है, इस स्प्रेड में 8 क्वांटिटी सेल हुई है, इस स्प्रेड में 8 क्वांटिटी का इनकम है, तो खर्चा भी 8 क्वांटिटी का ही होना चाहिए। इनकम 8 क्वांटिटी का है तो खर्चा भी 8 क्वांटिटी का ही होना चाहिए। खर्चा तो दिख रहा है 10 क्वांटिटी का, इनकम है 8 क्वांटिटी की, इनकम है 8 क्वांटिटी की, खर्चा दिख रहा है 10 क्वांटिटी का। चलो 2 क्वांटिटी का खर्चा कम करो। ऐसा क्यों किया हमने, मैचिंग मैचिंग भैया। इनकम सेल 8 क्वांटिटी का है तो खर्चा 10 का क्यों, खर्चा 2 का कम करो। सो 8 क्वांटिटी का खर्चा, 8 क्वांटिटी की इनकम, तभी तो आप प्रॉपरली प्रॉफिट लॉस निकालोगे ना। 8 क्वांटिटी कितने में खरीदी थी आपने, 40 रुपये में। 8 क्वांटिटी कितने में बेची, 800 में। प्रॉफिट कितना हुआ, 760। 40 का माल 800 में बेचा। आप 10 क्वांटिटी का खर्चा और 8 की इनकम, इसको कंपेयर नहीं कर सकते प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, बरोबर है। आप 8 क्वांटिटी का नहीं बेटा, एक ही एग्जाम्पल, दूसरा नहीं। एग्जाम्पल इसके अंदर में कम से कम 10,000 है, बट एग्जाम्पल एक ही ध्यान रखो, अभी नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में एक भी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल एक ही ध्यान रखना लॉजिक के लिए, वरना कम से कम 10,000 एग्जाम्पल है। सब बता दूंगा तो आप आज ही पागल होकर 2.5 पीस, सर अकाउंट बहुत भारी है, अब क्या करूं। ठीक है, चल आ जाओ आगे। एक बार वापस बता दूं, सो ध्यान देना। मुझे एक बात बताओ, इनकम कितने क्वांटिटी की दिख रही है, इनकम कितने क्वांटिटी की दिख रही है बेटा। मृणाल ने बिल्कुल सही बोला 8। बोल खर्चा कितने क्वांटिटी का दिख रहा है मृणाल, बिल्कुल सही बोला। तो रेवेन्यू मैचिंग बोलेगा, एक कान के नीचे लगाऊंगा। इनकम 8 क्वांटिटी का है ना, चल खर्चा भी चुपचाप 8 क्वांटिटी का कर, मतलब 2 का खर्चा कम कर, माइनस कर दे। सो खर्चा भी 8 क्वांटिटी का दिखना चाहिए और इनकम भी 8 क्वांटिटी की दिखनी चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। यस और नो, क्लियर है, दैट्स इट, हो गया इसका कहना खत्म। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, अब यहाँ पे हमने पीरियड का एग्जांपल कौन सा लिया, 21-22। सो 21-22 में इनकम है 8 क्वांटिटी का, तो खर्चा भी दिखना चाहिए 8 क्वांटिटी का। खर्चा 10 का दिख रहा था, 2 का कम कर दो। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सेल। एक्सपेंस यानी यहाँ पे एग्जांपल क्या है बेटा, ये जो क्वांटिटी खरीदा है ना। शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड, शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। बैठो सर, हाँ क्लियर, डन, अभी समझा। एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। सो इनकम अगर 8 क्वांटिटी का दिख रहा है तो खर्चा भी 8 क्वांटिटी का ही होना चाहिए। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा, मृणाल पहले जवाब दो बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सो सिंपल, तुम इनकम दिखा रहे हो 8 क्वांटिटी का, 8 क्वांटिटी बेच के इतना पैसा आया, और खर्चा दिखा रहे हो 10 क्वांटिटी का। मैचिंग नहीं है ना, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा बताओ, बरोबर है। मैंने 10 सेल फोन खरीदे, एक फ़ोन है 1 लाख रुपए का, कितने के खरीदे, 10 लाख के, बरोबर है। एक फ़ोन 1 लाख का खरीदा, कितने हो गई टोटल खरीदी, 10 लाख। 10 फ़ोन खरीदे थे, उसमें से मैंने 2 फ़ोन बेच दिए 3-3 लाख रुपए में। बोलो सेल कितने का हो गया, 6 लाख। सेल कितने का हो गया, 6 लाख। वापस बताता हूँ, मैंने 10 सेल फ़ोन खरीदे थे, 10
फ़ोन परचेस किए थे @1 लाख का एक, कितना हो गया 10 लाख। 3 फ़ोन बेच दिए @2 लाख रुपए का एक, कितने का माल बेचा 6 लाख रुपए में। बोलो फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ यहाँ पे? मृणाल बताएगी, मृणाल फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? हे भगवान, एक से एक तेजस्वी बच्चे हैं मेरे साथ। अरे अरे बाबा, 1 लाख रुपए का एक फ़ोन था, मैंने बेचा 2 लाख में, तो एक फ़ोन के ऊपर कितने का फ़ायदा हो गया? 1 लाख रुपए का। कितने फ़ोन बेचे? 3 क्वांटिटी बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हुआ? 3 लाख रुपए का। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, खर्चा तो यहाँ पे 10 लाख दिख रहा है, इनकम 6 लाख दिख रही है। बेटा पर आपने कंपेयर करते समय इक्वल फुटिंग पे करोगे ना रेवेन्यू मैचिंग। कितने की इनकम है? 3 क्वांटिटी की, तो खर्चा क्यों 10 क्वांटिटी का ले रहे हो? प्रॉफिट निकालने के लिए 3 क्वांटिटी का अगर इनकम है तो खर्चा भी 3 क्वांटिटी का लो ना। 3 क्वांटिटी का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख का एक, तो 3 क्वांटिटी का 3 लाख। और इनकम कितने क्वांटिटी की है? 3 क्वांटिटी इंटू 2 6 लाख, तो फायदा कितने का हुआ? 3 लाख का। मैंने भी तो वही लिखा। समझ में आया क्या? हेलो, नहीं समझाए तो प्लीज वापस पूछो। एनीबडी? पक्का? मैंने कितने फ़ोन बेचे? 3 फ़ोन। खरीदे कितने थे? 10। टोटल 10 फ़ोन खरीदे थे 10 लाख के, उसमें से 3 ही बेचे और एक फ़ोन बेचा 2 लाख में, बरोबर है? तो 3 फ़ोन बेचे 6 लाख में, तो 3 का खर्चा बताना भैया। बेचा 3 फ़ोन और खर्चा तुम पकड़ रहे हो 10 फ़ोन का, कहां से निकलेगा प्रॉफिट लॉस? बेचा 3 फ़ोन 6 लाख रुपए में, तो 3 फ़ोन कितने का खरीदा था? 3 लाख का। 3 फ़ोन 6 लाख में बेचा, 3 फ़ोन खरीदा था 3 लाख का, 3 लाख का फायदा हुआ। समझे मैचिंग? मैचिंग क्यों देखते? जब इनकम तूने 3 फ़ोन का लिया तो खर्चा भी 3 फ़ोन का ही लेना। और एक बच्चा थोड़ी देर पहले बोल रहा था सर, एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले बोला सर ये खर्चा क्यों कम कर रहे हो 2 क्वांटिटी, इनकम बढ़ा दो ना 2 क्वांटिटी। हाँ, मैं रोड पे बंदूक लेके घूमू ना, मेरा रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, चल 2 आइटम खरीद ले, 8 आइटम मेरे बिके, 2 खरीद ले, 2 खरीद ले। जबरदस्ती बेचू ना मैं किसी को? जबरदस्ती बेच सकता हूं क्या? एक बच्चे ने बोला सर 2 से इनकम बढ़ा दो। अरे किसको बेचू पार? जबरदस्ती बेचू? कहीं हाय कि नहीं? हाँ। अरे नो नीड टू सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग रे। कितनी एक बच्चा सॉरी बोल, कैसे बच्चे रे, मजाक भी नहीं समझता क्या तुम लोगों को? हाँ। बापा 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 बापा, कसं होणार रे? पूर्ण तेजस्वी मुलं मुली मलाच भेटले। चलो आ जाओ। चलो आगे बढ़ते। सो रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू। और एक बच्चा उल्टा बोल रहा था रेवेन्यू मैच करो एक्सपेंस के साथ, जबरदस्ती रेवेन्यू बढ़ा नहीं सकते। क्लियर? पक्की बात? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ 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 एक बार पूछ लो। एनी बॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद कौन कौन से हमने देख लिए? रेवेन्यू मैचिंग, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद रेवेन्यू ऑफ सेम पर्टिकुलर पीरियड। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, असाइनमेंट सच इनकम और एक्सपेंसेस वर ड्यू, एक्चुअल रिसीट पेमेंट को भाव नहीं देना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, असेट को रिकॉर्ड करना है एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट, जो आपने जेब से पे किया, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पिछले पीरियड में जो पॉलिसी फॉलो होगी सेम पॉलिसी इस पीरियड में फॉलो करना है। मटेरियलिटी, रिकॉर्ड ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन। गोइंग कंसर्न कहता है लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, बिजनेस नीड्स दी ओनर बिजनेस सेपरेट पर्सन। मनी मेजरमेंट, आपने वही ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करना है विच यू कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, लिखो बेटा। ड्यूअल एस्पेक्ट
क्या कहना है इसका? हर ट्रांजैक्शन के, याद आया क्या? दो नजरिए है, दो पहलू है, दो अप्रोच है लेन देन, और उन्हीं दो अप्रोच को डेबिट अप्रोच और क्रेडिट अप्रोच कहते हैं। उन्हीं दो अप्रोच को डेबिट अप्रोच और क्रेडिट अप्रोच कहते हैं बेटा। दो पार्टी या दो पर्सन के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है, और हर बार लेन देन इक्वल रहेगा, और उन्हीं दो अप्रोच को प्यार से मैं डेबिट अप्रोच और क्रेडिट अप्रोच कहता हूँ। सो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हे अकाउंटेंट सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने हर ट्रांजैक्शन को दो नज़रिए से देखना है। सर ज़रा हमें भी बताओ तो कैसे है वो दो नज़रिए? बताता हूँ, देखो ज़रा ध्यान देना। दो नज़रिए कैसे? जैसे ये ओनर है, ओनर ने बिजनेस में 25,000 रुपये कैश लाया अपने जेब से। बोलो इसका अकाउंटिंग क्या होगा बिजनेस के बुक में? बोलो बोलो फटाफट से। अच्छा, ये ड्यूअल एस्पेक्ट दो ही क्यों है, तीन क्यों नहीं है? क्योंकि लेन देन, ट्रांजैक्शन में लेन देन के अलावा तीसरा कुछ होता है क्या? नो। बोलो अकाउंटिंग बताओ, फालतू बकर नहीं करना है किसी ने। कैपिटल, कैश, अदरक, आलू, व्हाट इज दिस? पूरी एंट्री बताओ बेटा। हाँ, जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, मुन्ना तूने भी एंट्री लिखना है वहाँ पे। मैं तेरे से भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाइव बच्चों से बात नहीं कर रहा हूँ। लाइव बच्चे तो है मूर्ख, लिखते नहीं है ढंग से एंट्री कोई। एक ही बच्चे ने ठीक से एंट्री बताई, बाकी सब हाँ हाँ। व्हाट इज दिस? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ठीक है। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लाता है तो बिजनेस में कैश बढ़ गई, कैश का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। ओनर ने बिजनेस में लाया तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो। रूल याद आया क्या? ऐसे ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं, डेबिट करो। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस से बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। यस और नो? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सो आपने क्या किया, एक बार ये अकाउंटिंग यहाँ पे कैसे किया? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बरोबर है। 25,000 25,000, बरोबर है। 25,000 था ना। एक बार आपने उसी 25,000 को कैश बोल के डेबिट किया, एक बार उसी 25,000 को आपने कैपिटल बोल के क्रेडिट किया। बोलो 25,000 दो बार लाया ओनर की एक ही बार लाया? 25,000 उसने एक ही बार लाया, लेकिन एक बार उसी 25,000 को कैश बोल के डेबिट किया, एक बार उसी 25,000 को कैपिटल बोल के क्रेडिट किया। इसे कहते हैं दो अप्रोच, दो पहलू, दो एस्पेक्ट। 25,000 दो बार नहीं लाया, समझा? अरे समझा ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? ये जो मैं बता रहा हूं ना नलायक को, पूरे भारत में कोई बताने वाला नहीं है। अच्छे से समझो, सारी अकाउंटिंग इन डेप्थ बता रहा हूं। आधा जीवन चला गया अकाउंटिंग में, और ये अकाउंटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे जाके आप CA, CS, CMA प्रोफेशनल कोर्सेज में अपना डंका वहाँ पे बजा सको, अपना नाम रोशन कर सको। मेरी नाक नहीं कटवाओगे, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। मैं 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th में तो आप नुक्कड़ में आउट ऑफ आउट नंबर लेके आओगे। मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, आगे जाके आप जहाँ कहीं पे भी जाओगे ना, वहाँ पे अकाउंटिंग में बोलो कि सर हमने अकाउंटिंग डिटेल में विथ लॉजिक पढ़ी, हमने रट्टा नहीं मारा है। 11वी 12वी मुलं काय करतात, फक्त रट्टा मारतात। एंट्री लर्न कर लेते हैं, लर्न नहीं करना है, बरोबर। सो 25,000 एक ही बार लाया, लेकिन एक बार उसी 25,000 को कैश बोल के डेबिट किया, एक बार उसी 25,000 को कैपिटल बोल के क्रेडिट किया है। ये है ड्यूअल एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो नजरिए है, दो पहलू है, दो एस्पेक्ट है। एक है डेबिट एस्पेक्ट, एक है क्रेडिट एस्पेक्ट। क्लियर? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो डन? क्लियर? उसके बाद यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आया, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट हर बार इक्वल होता है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। कुछ बात समझ आई क्या? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर है सारी चीज़ें? पक्का? डन? यहाँ तक एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? डन? ऑल सेट? पक्का 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 पक्का? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, अच्छे से सुनना। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, मारवाड़ी बन जा, कंजूस बन जा, प्लीज। हाँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं मारवाड़ी हूं, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, किसी ने पर्सनली नहीं लेना है। सो कंजर्वेटिज्म कहता है मारवाड़ी बन जा, कंजूस बन जा, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन कर, अभी से चिंता कर, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को लेके खुश होके आज पार्टी मत दे। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग आगे जाके 11th का एग्जाम या 12th का एग्जाम या CA/CS का एग्जाम पास होने वाले हो? यस। तो चलो मुझे पार्टी दो। आप सभी आगे जाके पैसा कमाने वाले हो, चलो मुझे आज पार्टी दो। दोगे क्या आप क्या बोलेंगे? नहीं सर, जिस दिन पास होंगे ना उस दिन पार्टी देंगे। मतलब फ्यूचर में होने वाली खुशी को लेके आप आज खुश नहीं होते हो। फ्यूचर में होने वाली खुशी को लेके आप आज खुश नहीं होते हो। लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी एग्जाम आने वाली है, तो आप आज से पढ़ाई करते हो। हाँ, आपको पता है फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, तो आप आज से पैसे इकट्ठा करते हो। हाँ, एक पिता को पता होता है कि उसके बेटी की शादी होने वाली है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो फ्यूचर के बेटी की शादी के लिए आज से वो पैसा बचाता है क्या? प्रोविजन करता है, पैसा बचाता है, प्रोविजन करता है। अपनी जो भी कमाई हो रही, थोड़ा सा बेटी की शादी के लिए, थोड़ा सा बेटी की शादी के लिए, थोड़ा सा बेटी की शादी के लिए। यस और नो? मुझसे शादी करोगे मूवी, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, उसके अंदर में सलमान खान ने पिगी बैंक बना के रखे थे। माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए गुल्लक, पिगी बैंक। बहन की शादी के लिए गुल्लक, और रानी के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गुल्लक। सो पिगी बैंक फॉर माँ की आंख, पिगी बैंक फॉर बहन की शादी, पिगी बैंक फॉर रानी। सो सलमान खान को पता था फ्यूचर में मां की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, तो उस फ्यूचर के मां की आंखों के ऑपरेशन के लिए जो खर्चा लगने वाला है उसके लिए वो अभी से प्रोविजन करता था। सो फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए आज से चिंता करो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को लेके आज खुश होके पार्टी नहीं देने का। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब आपने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो किया। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस के लिए आज से अकाउंटिंग कर लो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम के लिए आज अकाउंटिंग नहीं करना है। फ्यूचर में होने वाली इनकम के लिए आज अकाउंटिंग नहीं करना है। क्लियर? पक्का? सो ये कॉन्सेप्ट कहता है एंटीसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट do not anticipate फ्यूचर इनकम और गेन। फ्यूचर में होने वाली इनकम या गेन को आज एंटीसिपेट मत करो। एंटीसिपेट करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना। एंटीसिपेट होना करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना। यस और नो? क्लियर? सो फ्यूचर में अगर खर्चे हो रहे तो उसके लिए अभी से बचत करो, अभी से प्रोविजन करो, अभी से सेविंग करो, लेकिन फ्यूचर में इनकम हो रही है तो उसके लिए आज से पार्टी मत दो। ये बात समझ आई क्या? डन? ओके। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, और 4-5 कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो समय रहते, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे आपको बताऊंगा। मेजर हमारे ये कॉन्सेप्ट हो गए। क्लियर? और 3-4 कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो टॉपिक के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये थे बेटा हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।
बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है, काफ़ी सारी थेरी है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं नाच गा के कि आपको बोर नहीं होना चाहिए। अब इस टॉपिक के अंदर में एक दो चीज़ें और बची हुई है, और उसके साथ साथ इस टॉपिक के हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। अच्छा,